हेलो माय डियर, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप बहुत मस्त होंगे। और आज के सेशन में, आज के इस यूट्यूब क्लासेस में आपका फिर एक बार हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। और आइए आज का क्लास हम शुरू करते हैं। और अभी हमने हाल ही में पिछले क्लास में देखा था, हमने कुडप्पा क्रम की चट्टानें, पहले देखा था आर्कियन क्रम की चट्टानें, फिर हमने देखा था धारवाड़ क्रम की चट्टानें, फिर हमने देखा था कुडप्पा क्रम की चट्टानें। अब हम चल रहे हैं सीधे उत्तर भारत की तरफ, और उत्तर भारत में हमारा हिमालय पर्वत तरफ। और जब हम सिलेबस स्टार्ट कर रहे थे हमारे भारतीय ज्योग्राफी का, चट्टानी क्रम का, तो कहीं ना कहीं हम इस उत्तर भारत के बारे में, उत्तर भारत में जो फैला हुआ विशाल चट्टानी जो संरचनाएं हैं, चट्टानी जो क्षेत्र है, कहीं ना कहीं उसके बारे में एक विस्तृत अध्ययन किया था। और आज उसी विस्तृत अध्ययन को देखते हुए आज हम हमारे इस टॉपिक को, आज इस भारत के उत्तरी प्रदेश में जो फैला हुआ जो हिमालय पर्वत का जो चट्टानी संरचना है, आज हम कहीं ना कहीं उसका विस्तार देखेंगे। आज कहीं ना कहीं हम उसका उत्पत्ति, उसका वर्गीकरण और उन चट्टानों की विशेषताएं के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए हमारे इस क्लास में जुड़ते हैं, आज अपने इस क्लास में, और चलते हैं आज हमारे भारत के उत्तर भारत का चट्टानी संरचना। आज का ये हमारा क्लास है उत्तर भारत के संरचित चट्टान, ठीक है। या हम ये कह सकते हैं कि उत्तर भारत का पर्वतीय प्रदेश, एक ये भी नाम अच्छा रहेगा। जस्ट मिनट। हम ये भी कह सकते हैं कि उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, हम ये भी कह सकते हैं। तो आप थोड़ा ध्यान देंगे कि ये जो हमारा ज्योग्राफी है, ये आपके किसी भी एग्जाम में, किसी भी एग्जाम्स, चाहे वो स्टेट लेवल का हो, चाहे वो हमारा एनडी लेवल का हो, सबके लिए ये हम ज्योग्राफी एकदम कॉमन पढ़ रहे हैं। और ज्योग्राफी कॉमन तो नहीं कह सकते, ज्योग्राफी हम एकदम बेसिक से उठाकर चल रहे हैं, एकदम जीरो से लेकर के चल रहे हैं, तो सारी चीजें कंफर्म हो जाएंगी, ठीक है। चलिए, ओके। तो आज हम हमारे इस उत्तरी पर्वतीय प्रदेश के टॉपिक में, आज हम पहला टॉपिक देख रहे हैं हमारा विस्तार। हम देख रहे हैं हमारा पहला टॉपिक विस्तार। ये हमारा भारत का कुछ मैप इस तरह है, और ये जो हम देख पा रहे हैं, ये वाला जो रीजन है, ये जो रीजन है, ये जो रीजन है, ये सब हमारा क्या कहलाता है? पर्वतीय प्रदेश कहलाता है। ये सब हमारा क्या है? पर्वतीय प्रदेश है। और ये लगभग काफी एक लंबा चौड़ा, एक विस्तृत एरिया में फैला हुआ है। तो देख लेते हैं कि ये फैला कहाँ कहाँ है। तो सबसे पहले इसका विस्तार देखते हैं मैप में। ये फैला है सबसे पहले यहाँ हमारा यहाँ लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, यहां हमारा नेपाल वाला रीजन पड़ता है। नेपाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, ठीक है। और ये सारी चीजें हम, ये हमारा ये सब कुछ हमारा रहेगा। तो हम इसको अलग अलग लिख लेते हैं यहाँ पे कि ये जो हमारा उत्तरी पर्वतीय प्रदेश है, ये किन किन हमारे राज्य में फैला हुआ है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं क्या? लद्दाख। अब लद्दाख राज्य नहीं है, लद्दाख आज के टाइम पर हमारा यूनियन टेरिटरीज है, ठीक है, लद्दाख है। दूसरा हमारा होता है हिमाचल प्रदेश। तीसरा होता है हमारा क्या? उत्तराखंड। चौथा नंबर पर आता है हमारा क्या? नेपाल। लेकिन आप ध्यान देंगे, ये जो नेपाल है, ये एक अलग देश है, इसलिए हम इस नेपाल के बारे में बात हम नहीं करेंगे।
अगर टॉपिक में अगर लगता है हमको कि नेपाल अगर जरूरत है या नेपाल के बारे में अगर हमको जानना है तो हम बिल्कुल अवश्य जानेंगे, लेकिन फिर भी अभी आज के इस टॉपिक में हम नेपाल के रीजन पर हम नहीं जाएंगे, क्योंकि हमको हमारे उत्तरी भारत का पर्वतीय प्रदेश देखना है। तो कहीं ना कहीं हमको हमारे भारत पर कॉन्सेंट्रेट हमको करना है। और अगर हम आगे बढ़ते हैं तो ये जो हमारा चला जाता है यहाँ पे पांचवा सिक्किम वाला एरिया, सिक्किम हो गया। और आगे बढ़ेंगे तो पड़ता है हमारा छठा नंबर पर अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के अगर हम नीचे वाले अगर एरिया पे अगर हम आते हैं तो वहां आपको कुछ और मिलेंगे, जैसे कि आपको त्रिपुरा मिल जाएगा, आपको नागालैंड मिल जाएगा, आपको मिजोरम मिल जाएगा, आपको मिजोरम मिल जाएगा, और आपको उसी तरफ असम देखने को मिल जाएगा। असम वगैरह ये राज्य हमको देखने को मिलेंगे। तो ये जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 9। इसके अंदर एक और चीज हम देख रहे हैं, क्या, मणिपुर। मणिपुर, ये कुछ हमारे 7 से 8 9 राज्य हैं। इन पर हमारे भारत के उत्तरी तरफ हमारा जो हिमालय पर्वत वाला जो एरिया है, हम यहाँ पे कह सकते हैं उत्तरी पर्वतीय प्रदेश या उत्तरी, यहाँ पे हिमालय लिख देते क्योंकि एक्चुअली यहाँ पे हिमालय पर्वत फैला हुआ है। तो हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये जो विस्तार है इन राज्यों पे हमारा भारत फैला हुआ। अच्छा, सेकेंड पॉइंट जो आज हमारा होने वाला है वो हमारा है क्या, उत्पत्ति को लेकर के। उत्पत्ति, अब हम ये समझते हैं कि अगर ये पर्वतीय प्रदेश अगर हम देख पा रहे हैं, या हम कह सकते हैं कि हमारा जो भारत है, हमारे भारत के उत्तर में फैला हुआ जो विशाल पर्वतीय प्रदेश है, तो वो जो हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई, तो इसके बारे में थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि आज हमारे जो भूगोल वेदता हैं और हमारे भूगोल वेदताओं का ऐसा कथन मिलता है, उनका ऐसा रिसर्च है, उनका ऐसा मानना है कि जैसे कि अगर भूगोल उत्पत्ति की बात की जाए तो एक भूगोल वेदता है हमारे कोबर, एक भूगोल वेदता है हमारे कोबर नामक वैज्ञानिक का नाम ध्यान रखना, कोबर। कोबर, कोबर एक प्रकार की भूगोल वेदता है, भूगोल वेदता है। तो इनकी जो व्याख्या है, ये व्याख्या करते हैं कि जो हमारा भारत है, हमारा जो भारत का जो पर्वतीय प्रदेश, जो हमारा हिमालय पर्वत है, ठीक है ना, तो ये क्या कहलाता है कि ये, अच्छा, दूसरी बात, कोबर ने हिमालय पर्वत के जो उत्पत्ति के 2 सिद्धांत दिए हैं। 2 सिद्धांत दिए हैं। एक सिद्धांत है भूसन्नति, भूसन्नति, और दूसरा होता है क्या, प्लेट विवर्तनित। विवर्तनीय, प्लेट विवर्तनित सिद्धांत। तो समझते हैं कि अगर कोबर ने इस हमारे हिमालय पर्वत की उत्पत्ति के अगर 2 सिद्धांत अगर बताए हैं, तो इन सिद्धांतों का क्या मतलब है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि भूसन्नति क्या होता है। तो कोबर के अनुसार भूसन्नति का मतलब यह होता है कि किसी भी विशाल भूखंड में, ध्यान समझना, किसी भी विशाल भूखंड में कई एक लंबे समय से उस पर जो अवशेष हैं या जो अनाच्छादन की प्रक्रिया लगातार होती रही, और उन अनाच्छादनों से उस विशाल भूखंड में जो जमे हुए अवसाद, भूखंड में जमे हुए अवसाद के कारण उस भूखंड के भूसन्नति पर, है ना, भूखंड के भूसन्नति पर, या क्या कह सकते हैं, हाँ, भूखंड के अवनति पर जब दबाव पड़ता है, तो उसके जो दोनों तरफ के जो भूखंड होते हैं ना, वो आपस में क्या होते हैं, अभिसारी गति करने लगते हैं, और वो आकर के क्या होते हैं, मिल जाते हैं। समझते हैं कैसे,
समझते हैं भूसन्नति क्या होता है? तो देखो, कोबर के अनुसार एक विशाल भूखंड, मान लीजिए ये कोई विशाल भूखंड है, ये कोई विशाल भूखंड है, इस प्रकार ये एक विशाल भूखंड है, और अब हम कह रहे हैं कि कई वर्षों से, कई लगातार, कई हजार, कई लाख वर्षों से इस भूखंड में हमारे अवसादों का जमाव होता चला जा रहा है, अवसादों का जमाव होता चला जा रहा है। कोबर के अनुसार वो कहते हैं किसी भूखंड में अवसादों के जमा होने से। तो अब हमको एक ये टेढ़ी मेढ़ी संरचना दिखाई दे रही, कहीं ऊपर कहीं नीचे, ये दिख रहा है। तो अगर हम इसको इधर बना देते हैं ऐसे ऐसे, तो मान लीजिए कि ये जो नीचे वाला जो भाग होता है इसको हम कहते हैं क्या? अभिनति। अभिनति, और जो उठा हुआ भाग है इसको कहते हैं क्या? अवनति। ध्यान देंगे, है ना, अभिनति और अवनति। तो ये जो हमारा अभिनति वाला पार्ट है, ये जो हमारा नीचे जो अभिनति वाला पार्ट है, अब ये कई वर्षों से, लगातार कई वर्षों से इस भूखंड में कहीं ना कहीं पर्वतीय, कहीं ना कहीं बाढ़, पानी, हवा, दबाव के कारण कहीं ना कहीं जो चट्टानें मौजूद रही होंगी, या जो वहां पे मिट्टी, मृदा या पृथ्वी का जो भी भाग मौजूद रहा होगा, उसके अवशेष इस भूसन्निध पर, इस विशाल भूखंड पर कई वर्षों से जमाव होता रहा। और जमाव होने के पश्चात ये जो हमारा अवनति वाला पार्ट है, इस पे कहीं ना कहीं दबाव पड़ेगा, ये आप मानते हैं? क्योंकि अगर हम किसी भी एक जगह पर, किसी भी एक पात्र में अगर हम कोई भी मटेरियल को डालते, तो सबसे ज्यादा जो दबाव है, सबसे ज्यादा जो दाब है, वो कहां पड़ेगा? नीचे पड़ता है, तली पर, ये हमको मालूम है। तो कहीं ना कहीं ये जो तली पर जब दबाव पड़ेगा, जब इस पे बहुत ज्यादा जब प्रेशर पड़ेगा, तो जाहिर सी बात है अब ये जो भूखंड है ये क्या करेंगे? इधर गति करने लगेंगे कि नहीं करने लगेंगे? आपस की तरफ। अब बोलेंगे सर ये गति वाला कॉन्सेप्ट तो समझ में नहीं आया। तो एक बात आप जरा गौर करेंगे कि मान लीजिए ये हमारा कोई घर है, घर के, आप जैसे आज का समय तो बरसात का लग गया है, तो जैसे मान लीजिए कि घर की ये कोई दो दीवार हैं, और इन दो दीवारों पे हम क्या लगा देते हैं? कील लगा देते हैं, आजकल कपड़ा अपड़ा सुखाने के लिए, कपड़ा अपड़ा लगाने के लिए। तो अगर मान लीजिए कि आप इन दो कीलों पर क्या करते हैं? एक आप रस्सी बांध देते हैं ऐसे। अब आप जब रस्सी बांधेंगे, जब आप इसमें सूखा कपड़ा सुखाएंगे, तो जाहिर से कि दबाव कम पड़ता है, ये रस्सी थोड़ा सा क्या होता है? इस टाइप में झुक जाता है। लेकिन जब आप इसमें और गीले कपड़े सुखाएंगे, और गीले कपड़े सुखाएंगे, तो क्या होता है कि इस रस्सी पर दबाव लगातार बढ़ता जाता है, और ये रस्सी कुछ इस टाइप में हो जाता है। प्रैक्टिकल कर लेना घर में अगर नहीं हुआ हो तो, बाकी ऐसा ही होता है। और मान लीजिए कि अगर हम इसमें और भी दबाव डालें, इस रस्सी पर अगर और दबाव डालें, तो क्या होगा कि दबाव कहां पड़ता है? रस्सी पर। तो रस्सी पर तो भार पड़ेगा, लेकिन दबाव इन पे बहुत ज्यादा, क्योंकि कीलों पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ेगा। और लगातार अगर ये भार अगर बढ़ता जाएगा, तो एक समय के बाद ये कील क्या होंगे? दोनों, इतना दबाव पड़ेगा कि दोनों कील क्या होंगी? उखड़ जाएंगी। यस या नो? दोनों कील उखड़ने के बाद ये एक दूसरे की तरफ ये क्या करेंगे? गति करेंगे कि नहीं करेंगे? तो जब कोई भी दो कहना चाहिए कि भूखंड जब एक दूसरे के आमने सामने, जब एक दूसरे की तरफ जब गति करते हैं, तो उसको हम कहते हैं क्या? अभिसारी गति, या क्या कहते हैं? अभिनति गति, है ना, अभिसारी गति, अभिसारी गति। ठीक है? तो ऐसे ही हमारा कॉन्सेप्ट यहां लग रहा है, क्योंकि भूसन्नति देख रहे हैं, ठीक है ना। तो भूसन्नति में जब ये दो जो विशाल भूखंड हैं, ये क्या करेंगे? ये भूखंड, उस समय की बात है कि ये भूखंड आपस में एक दूसरे की तरह क्या होने लगे होंगे? ये आपस में एक दूसरे की तरफ ये अभिसरित होने लगे, और कहीं ना कहीं इस प्रकार हमारे इस और ये क्या होगा? जब ये एक दूसरे की तरफ जब ये सटने लगेंगे, तो अब मान लीजिए एक बात और यहां पे कॉमन करेंगे। मान लीजिए कि अगर ये जो हमारा भूखंड है, इस पे जो भरा हुआ ये जो मटेरियल्स है, ये जो भरा हुआ जो आज हमारा अवसाद है,
जब ये दोनों तरफ से, जब दो भूखंड जब मिलेंगे, जब ये दोनों तरफ जब ये प्रेशर बढ़ेगा तो ये कहीं ना कहीं उठेगा, कहीं ना कहीं उठेगा। जैसे आज आप मान लीजिए कि आज आप मान लीजिए कि जैसे आप कोई क्रीम वगैरह लेते हैं कोन में, और जैसे कोन में आप क्रीम वगैरह लेते हैं और उस कोन को अगर आप बहुत जोर से प्रेस करेंगे, दबाव देंगे दोनों पार्टों में, तो वो कहा कि वो कोन का जो मलाई है वो कहीं ना कहीं ऊपर उठ जाएगा। तो ऐसे ही ये जो है, ये भूखंड क्या है, एक दूसरे अभिसरित होंगे, और ये जो हमारा ये जो अवसाद है कहीं ना कहीं ये ऊपर की तरफ उठ जाएगा। और इस प्रकार जो पर्वतों का जो निर्माण हुआ, इस प्रकार ये जो, अच्छा दूसरी बात, ये जो विशाल भूखंड, इसका नाम था भाई साहब टेथिस, टेथिस सागर कहते थे उसको, टेथिस सागर, टेथिस सागर, टेथिस सागर। तो हम कह सकते हैं कि ये जो भूखंड था, विशाल भूखंड, जिसमें पहले इसको टेथिस सागर भी कहते थे, ये विशाल उत्तर हिमालय में था, उत्तर हिमालय वाले में टेथिस सागर था, लेकिन कहीं ना कहीं भूखंडों के अभिसारी गति से ये एक हिमालय पर्वत का रूप ले लिया है। और ये था हमारे आज कोबरा के अनुसार हिमालय की उत्पत्ति भूसन्नति वाला। यहां तक अगर किसी को कोई समस्या आई हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। और इस प्रकार जो पर्वत का जो निर्माण हुआ, इस प्रकार जो पर्वत का निर्माण हुआ, ये हमारे पर्वत का निर्माण है, ये कहीं ना कहीं दो भूखंडों के मिलने से हुआ है, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये बहुत सारे अवसादों के जमाव से हुआ है। कहीं ना कहीं ये पर्वत, कहीं ना कहीं ये जो पर्वत है, ठीक है ना, कहीं ना कहीं ये जो हमारा जो पर्वत है, भूखंड है, ठीक है, ये अवसादों से मिलकर बना है कि नहीं बना है ना। ये जो चट्टान है ये अवसादों से मिलकर बना है, इसलिए हम इनको कैसे अवसादी चट्टाने का नाम भी हम इनको दे सकते हैं। क्लियर है कि नहीं? ठीक, चलिए ये तो हो गया आपका भूसन्नति। अब देखते हैं हम दूसरा इसका जो पार्ट है, प्लेट विवर्तनित या प्लेट विवर्तनीय। अब देख रहे हैं प्लेट विवर्तनीय। तो अगर हम प्लेट विवर्तनी की बात करें, प्लेट मतलब होते हैं हमारे जो भूखंड के बड़े बड़े पार्ट या बड़े बड़े चट्टान, या एक बहुत बड़ा विस्तृत एरिया जो एक प्लेट का कार्य करता हो, जो विस्तृत मतलब जो गति करते हैं। अब गति भी भाई साहब 2 से 3 प्रकार की गति होते हैं कि नहीं होते हैं? 2 से 3 प्रकार की गति होते हैं। मैंने अभी आपको जितना सारी चीजें बताया, इस प्लेट ये जो हमारा सिद्धांत को समझने के लिए आप इसको हूबहू पैराग्राफ के तौर पर, लाइनों के तौर पर, पॉइंटों के आधार पर आप एक एक चीज आप नोट कर लेंगे। मैं बार बार बोल रहा हूं कि अभी मैंने जो भूसन्नति बताया, इसको आप एक एक पॉइंट को आप पैराग्राफ के तौर पर, लाइनों के तौर पर, जैसा आपको सुटेबल लगे आप लिख लेना, ठीक है। चलिए अब देख रहे हैं हम हमारा जो सेकंड टॉपिक है, प्लेट विवर्तनीय। तो प्लेट विवर्तनीय में जो हमारे भूगोल वेदता हैं, जो हमारे भूगोल के जो वैज्ञानिक हैं, जिन्होंने इस पर्वत की उत्पत्ति को लेकर आज जो उन्होंने ये सारी चीजें आज हमको जो ज्ञात कराए हैं, उनकी व्याख्या भी प्रस्तुत करती है कि कहीं ना कहीं उत्तर भारत में पहले टेथिस सागर था, और उस टेथिस सागर में जब दो विशाल भूखंड जब मिले थे तो उनके कारण जो हमारा, और ये प्लेट विवर्तनी हम देख पा रहे हैं। तो प्लेट विवर्तनी में क्या होता है कि प्लेट विवर्तनी में जो होती है, इसके अंतर्गत प्लेटों की गति होती है, प्लेटों की गति, और प्लेटों की गति होती है 3 प्रकार की। एक होता है क्या, अपसरित गति, है ना, एक होता है क्या अभिसारी गति, है ना, एक होता है क्या समानांतर गति, और एक क्या होता है हमारा अवसारी गति। अवसारी, अभिसारी और समानांतर। ये जो हमारा अवसारी गति होता है, इसमें जो दो विशाल भूखंड होते हैं, ये एक दूसरे के विपरीत चलते हैं, एक दूसरे से क्या होता है, ये अलग अलग जाते हैं, दूर दूर भागते हैं। उस ऐसी गति को हम क्या कहते हैं, अवसारी गति। अभिसारी गति
में अगर दो विशाल भूखंड अगर एक ही दिशा में अगर एक ही तरफ गमन करें, मतलब ये आपस में एक ही दिशा में गमन करें, किसी एक ही तरफ ये अगर आ रही हो या इनकी बीच की दूरी लगातार कम हो रही हो या कम हो रहा हो, हम उसको कहते हैं क्या, अभिसारी गति। और समानांतर गति तो आप समझ हैं कि दो पिंड बराबर बराबर सेम सेम चल रही हो समानांतर, ठीक है। तो हमारा जो प्लेट विवर्तनी का जो सिद्धांत है, अब बोलेंगे सर अब बार बार प्लेट विवर्तनी बोल रहे हैं सर, इन प्लेटों को तो आप नाम बता दीजिए। तो हम जब उस समय जब हम ज्योग्राफी का पार्ट पढ़ रहे थे उस समय हमने दो चीजें देखा था, एक देखा था हमने यूरेशिया का पार्ट और देखा था हमने इंडो ऑस्ट्रेलियन का पार्ट, ठीक है ना। तो अगर मान लीजिए कि ये दो पार्ट है, एक है हमारा इंडो यूरेशिया, ये नहीं ये यूरेशिया और ये इंडो ऑस्ट्रेलियन, जब दो विशाल भूखंड जब आपस में अभिसारी गति की बात कर रहे हैं, जब दो विशाल भूखंड जब आपस में एक दूसरे की तरफ जब गमन करेंगे तो एक, अब ऐसा नहीं कि बिल्कुल एक दो दिन में ये कंप्लीट हो जाए, ऐसा नहीं, इसको भी लगभग होने के लिए कई वर्ष लग गए, कई, क्योंकि ये अब ये वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है, हमारे जो भूगोलवेत्ता है उनका ऐसा ये मानना है। तो इनके जो चलने से, इनके गति से एक समय के बाद इनकी जो गति रही होगी, इनका जो पोजीशन रहा होगा, एक चट्टान ये है और एक चट्टान ये है भाई साहब, ये जब दो आपस में पहुंचे, ये जब दो आपस में मिले, चलो सामने सामने बना दो, जब ये दो आपस में मिले तो क्या होता है कि जब इन पे एक समय बाद जब ये बिल्कुल करीब पहुंच जाएंगे तो इन पे दाब बढ़ेगा क्योंकि इन पे बल लगेगा। तो ये जो गति ऐसा ना होकर के ये जो प्लेट है एक दूसरे के ऊपर ये क्या होंगी, चढ़ जाएंगी, ठीक है। ये जो हमारी जो गति है इस टाइप में आपको देखने को मिलेगा, ये ठीक है, ये इस टाइप में जो आकृति हुई है, और इन आकृतियों से जब इन पे जब फोर्स जब लगा तो इन पे जो उपस्थित जो भी हमारे मृदाई संरचना हो या हमारे जो भी चीजें कहना चाहिए, जो हमारे अवसादी संरचनाएं हो, ठीक है, ये अवसादी संरचना की इस प्रकार प्रवृत्ति हो गई होगी, ये हम कह सकते हैं ये हमारा चट्टानी एरिया है और ये इसका ऊपर आया हुआ भाग, और ये जो पूरा है हमारा ये पर्वतीय प्रदेश के तौर पर ये उपस्थित हो गया, ये हमारे पर्वतीय प्रदेशों के रूप में आज हमको देखने को मिल रहा है। तो ये होता है भाई साहब प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत, और इसके प्रकार पे हमने दोनों प्रकार की मैंने आपको बताया प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत क्या होता है। प्लेटों के अपसरण के कारण, अभिसारी अवसर के कारण या हमारे ना अभिसारी के कारण जो भी प्लेट आपस में आई वो आपस में एक दूसरे पर लैप हो गई, और लैप होने के बाद उनके प्रेशर से, उनके दबाव से जिन चोटियों का, जिन छोटे मोटे जो टीला हैं है ना, जो हमारे पठारी इलाका है उसका जो निर्माण हुआ है वो कहीं ना कहीं हमारे हिमालय पर्वत को देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए, तो ये आपका हुआ हिमालय पर्वत की उत्पत्ति, मैंने आपको बताया, और अब हम देख पा रहे हैं इसके विशेषताएं, तो लिख लेते हैं इसकी विशेषताओं के बारे में, समझते हैं इसकी विशेषताएं। तो हम कह सकते हैं भाई साहब कि ये जो हिमालय विशेषता के बारे में हम कह सकते हैं कि जो हमारा हिमालय पर्वत वाला जो एरिया है, हिमालय पर्वत की जो चट्टानें हैं, कहीं ना कहीं ये एक तो नवीन प्रकार की चट्टानें हैं, नवीन प्रकार की चट्टान है पहला चीज। दूसरा ये अवसादी चट्टान भी हम कह सकते हैं क्योंकि ये अवसादों से मिला है, अवसादी चट्टान भी कह सकते हैं हम इनको, अवसादी चट्टाने का भी ये उदाहरण है, ये भी हम कह सकते हैं। इन चट्टानों पर ग्रेनाइट वगैरह की चीजें पाई जाती हैं, ठीक है ना। और ये चट्टानें प्राचीन तो हैं ही, ये चट्टान तो प्राचीन है ही, लेकिन ये चट्टान कैसी परतदार भी पाई जाती हैं, परतदार भी ये चट्टानें मौजूद हैं हमारे उस हिमालय के क्षेत्र में, परत बाय परत। अब एक बात याद देखना कि जब परत बाय परत, जब कोई भी चट्टान जब परत के तौर पर रहता है, प्लेट के तौर पर रहता है, और जब इन परतों पर जब किसी भी बाहरी आंतरिक भाग से जब कोई फोर्स पड़ता है, दबाव पड़ता है, तो ये चट्टानें क्या होती हैं, परत क्या होती हैं,
टूट जाती, और हिमालय पर्वत में ऐसे बहुत सारी चट्टानें, ऐसे बहुत सारे भूभाग की चट्टानें जो हमको टूटी हुई मिलेंगी। ठीक है ना, बहुत सारी चट्टानें क्या होती हैं, हमको टूटी हुई दिखाई देती हैं, या कहीं ना कहीं ये चट्टानें क्या होती हैं, टूट जाती हैं। ठीक है ना, और अत्यधिक टूटे हुए जो परत हैं या टूटे हुए जो चट्टानी भाग है, उनको हम क्या कहते हैं भाई साहब, उनको हम कहते हैं उनको हम क्या कहते हैं, ग्रीवा खंड कहते हैं, जिसे हम ग्रीवा खंड कहते हैं। याद रखना, ग्रीवा खंड याद रखना, ग्रीवा खंड। मेन ये था कि ग्रीवा खंड क्या है, कई बार पूछा था ग्रीवा खंड क्या है। तो जो भी चट्टानी परतें हैं जो अधिक दबाव का टूट जाती हैं, उन्हीं को हम क्या है, ग्रीवा खंड कहते हैं। अब ये जो हमारी जो हिमालय पर्वत की जो चट्टानें हैं, कहीं ना कहीं इनमें जो समुद्री जो जीवाश्म थे उनके भी उदाहरण हमको देखने को मिलते हैं, या उनके भी अवशेष हमको देखने को मिलते हैं। कहाँ पे, हमारे ये जो हिमालय पर्वत की जो चट्टानें हैं या हिमालय पर्वत की जो भी वहां आकृतियां बनी, उनपे हमको समुद्री अवशेष देखने को मिलते हैं। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि पहले इस जगह पर कोई ना कोई समुद्र या कोई ना कोई बहुत बड़ा विशाल खंड था, जहां पे कहीं ना कहीं अवसादों का जमाव था, कहीं ना कहीं पानियों का जमाव था, और कहीं ना कहीं एक सागर का भी ऐसा अनुमान है। इसलिए क्योंकि वहां पे सागरी जीव के अवशेष मिलते हैं, इसलिए हमको वहां पे हमारे उत्तर भारत में तैतीस सागर का भी उल्लेख मिलता है। वैज्ञानिक क्या बोलते हैं, तैतीस सागर, पहले वहां पे तैतीस सागर था। अब जाकर के प्लेट विवर्तनी या ये हमारे भूसन्नति कार्ड वहां पे क्या हो गया कि वो पर्वत पर तब्दील हो गया। तो हम कह सकते हैं यहां पे कि सागरीय जीवों के सागरीय जीवों के अवशेष भी हमको प्राप्त होते हैं। बिल्कुल ध्यान रखें, कंफ्यूज नहीं होंगे, अवशेष भी प्राप्त होते हैं। चौथा नंबर का पॉइंट हमारा है कि ये जो पर्वतें हैं, ये जो हमारे चट्टाने हैं, ये जो हमारे चट्टान, इनमें बलुआ पत्थर और क्वार्ट्ज जैसी चीजें भी हमको देखने को मिलती हैं। इनका उदाहरण बलुआ पत्थर, बलुआ एंड क्वार्ट्ज, बलुआ एंड क्वार्ट्ज। पांचवा पॉइंट जो हमारा होता है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा होता है कि ये जो अगर हमारे हिमालयी पर्वत हैं, ये जो अगर एक प्रकार जो हमारे जो अवसादी चट्टान है, इनका आधार का काम कौन करता है। तो हम जो फर्स्ट में देखे थे, हमारे जो आर्कियन क्रम की चट्टाने हैं, आर्कियन क्रम की चट्टाने, ये इन चट्टानों का एक प्रकार से आधार का कार्य करता है। ये था भाई साहब आपका विशेषताएं। तो बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होंगे, ये आपकी विशेषताएं थी। और ठीक, नेक्स्ट हम चलते हैं विशेषताओं के आगे। नेक्स्ट हम चल रहे हैं विशेषताओं के आगे, और विशेषताओं के आगे चलने के बाद हम देख पा रहे हैं इसका वर्गीकरण। वर्गीकरण अगर देखा जाए तो हमारा हिमालय पर्वत क्षेत्र के आधार पर देख रहे हैं, क्योंकि क्षेत्र के आधार पर हमारा हिमालय बहुत बड़ा है। तो क्षेत्र के आधार पर अगर हमारे हिमालय पर्वत को देखा जाए, तो हम हिमालय पर्वत को तीन भागों में डिवाइड करते हैं। ठीक है ना, पहला होता है क्या, हमारा ग्रेट हिमालय ना। वर्गीकरण के आधार पर देखा जाए तो वर्गीकरण क्षेत्र के आधार पर देखा जाए, या वर्गीकरण मुख्यतः देखा जाए तो इसको तीन भागों में बांटा गया है। सबसे पहले ग्रेट हिमालय, दूसरा होता है मध्य हिमालय, और तीसरा होता है क्या, शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय, ये भाई साहब आपके तीन प्रकार के हिमालय हैं जो अपन ने देखा। ठीक है, शिवालिक हिमालय, ये तीन प्रकार से स्पष्ट रूप से दिखाई हमको देते हैं। ठीक, अब हिमालय का अगर हम वर्गीकरण करें उसके क्षेत्र विशेष के आधार पर, अगर हिमालय का वर्गीकरण करें हम उसके अगर क्षेत्र विशेष के आधार पर, तो क्या हो सकता है। ये हमारा हिमालय है। अगर हिमालय को अगर हम देखें तो सबसे पहले अगर हम इसका देख रहे हैं, तो ये हिमालय अगर क्षेत्र के आधार पर देखें, अभी मैं सब कुछ क्लियर कर दूंगा। तो क्षेत्र के आधार पर देखें तो सबसे पहला जो हिमालय होता है वो होता है पंजाब हिमालय, पंजाब हिमालय। दूसरा होता है हमारा हुमायूं हिमालय, तीसरा होता है हुमायूं हिमालय, और तीसरा होता है हमारा क्या, मध्य हिमालय,
और चौथा होता है हमारा क्या, शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय, ये सारी चीजें हैं, ठीक है, ये हमने देखा था। तो ये हमारे कुछ हिमालय पर्वत हैं, ठीक है। ओह नहीं नहीं नहीं, ये हमने क्या देखा था, ये तो उसका वर्गीकरण था, हमने क्षेत्र के आधार पर देखा था। तो पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल और आसाम हिमालय, ये क्षेत्र पर नेपाल हिमालय और आसाम हिमालय। नेपाल हिमालय इसलिए क्योंकि वो जो नेपाल वाला जो रीजन है वहां पे है, और असम वाला एरिया हमारा जो ये वाला जो असम वाला पार्ट है। अब बोलेंगे सर यहाँ तो और भी राज्य हैं, तो हम ये बता दें कि ये राज्य तो अभी बने हैं, पहले ये राज्य नहीं था, पहले असम मुक्त था, इसलिए वहां के जो क्षेत्रों को असम राज्य के नाम से जाना जाता है। और कोई समस्या? ठीक है, ओके। अब ये तो अगर हमारा हो गया क्षेत्र के आधार पर। अगर हम इनके उत्थान या इनके उत्थान के आधार पर, या इनके ऊंचाई के आधार पर, या उत्थान कह सकते हैं ऊंचाई के आधार पर, ऊंचाई के आधार पर, है ना, या इनके उत्पत्ति, है ना, अगर इसके आधार पर अगर हम हमारे इस हिमालय पर्वत का अगर हम वर्गीकरण करना चाहें तो वो लगभग 3 पार्ट में डिवाइड होता है। वो लगभग हमारे 3 पार्ट में डिवाइड होता है। सबसे पहला जो होता है हमारा सबसे पहला जो हमारा होता है कौन सा, ग्रेट हिमालय। सबसे पहला हमारा होता है क्या, ग्रेट हिमालय। दूसरा होता है क्या हमारा मध्य हिमालय, और तीसरा होता है क्या, शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय। अब ये जो हमारा जो अब ये जो हम क्षेत्र वाला हम जो देख पा रहे हैं, इनके बीच में कुछ एरिया है, कुछ क्षेत्र है, ठीक है ना, कुछ क्षेत्र है। तो हम उन क्षेत्रों को भी देख लेते हैं, और कुछ क्षेत्र हैं हम उनको भी यहाँ पे देख लेते हैं और समझते हैं उनके क्षेत्रों के बारे में। अब आप जब हम, ये हमारा भारत का मैप है, आप भारत के मैप में थोड़ा ध्यान देंगे कि यहां से सिंधु नदी निकलती है, ठीक है ना, यहां से सिंधु नदी निकलती है और यहां से सतलज नदी निकलती है। बिल्कुल क्लियर है, सिंधु नदी और सतलज नदी। तो इन सिंधु नदी और सतलज नदी के मध्य वाला जो भाग है इसको कहते हैं क्या, पंजाब हिमालय। पंजाब, इस वाला एरिया जो है वो पंजाब हिमालय है। तो इसका जो बीच वाला एरिया है, इसका जो बीच वाला एरिया है वो क्या कहलाता है भाई, एरिया को क्या कहते हैं, ये इसको होता है इंडस सांगपो सूचक जोन। इस एरिया को क्या कहते हैं भैया, इंडस सांगपो सूचक जोन। ध्यान रखेंगे इस एरिया को क्या कहते हैं, इंडस सांगपो सूचक जोन। और इस एरिया में जो फैला हुआ पर्वत है उसको हम कहते हैं क्या, पंजाब हिमालय, ठीक है ना। अब ये तो हमारा हो गया कौन सा, ये जो हमारा हो गया सिंधु, ये हमारा हो गया सतलज। यहाँ पे एक नदी और निकलती, काली नदी, नदी का नाम है काली नदी। इसके बीच में एरिया जो फैला हुआ है वो हमारा फैला क्या, हुमायूं हिमालय, हुमायूं हिमालय। और इस हुमायूं हिमालय के बीच में जो एरिया होता है वो MCT है, MCT, मैन सेंट्रल, है ना, मैन सेंट्रल थ्रस्ट, मैन सेंट्रल थ्रस्ट, ठीक है। और इसके बाद ये जो यहाँ पे, अब ये तो हो गया, और ये हमारा हो गया नेपाल वाला रीजन। नेपाल वाला रीजन हो गया कि नहीं हो गया, नेपाल वाला रीजन मतलब मध्य वाला हो गया। और यहाँ पे इस नेपाल और यहाँ पे एक हमारी कौन सी, ब्रह्मपुत्र नदी, इसके जो बीच वाला एरिया, ये जो हमारा एक और शिवालिक पर्वत है, शिवालिक वाला एरिया है, ठीक है ना। तो याद रखना कि ये जो मध्य वाला एरिया है और इस शिवालिक वाले के बीच का जो पार्ट होता है, जो इन दोनों के बीच का जो हिस्सा होता है वो कहलाता है क्या, MBF, मैन बॉर्डर फॉल, नहीं मैन बाउंड्री फॉल, मैन बाउंड्री फॉल। ये आपका एक हिमालय पर्वत था, मैंने जो बताया कि इनके बीच का जो एरिया क्या था, ये सारी चीजें अपन ने देखा। और आप लोगों को कहीं कोई समस्या? ठीक है, तो
यहाँ पे हम जो ये देख पा रहे हैं, जो पंजाब हिमालय है, इस पंजाब हिमालय को भी हम दो भाग में बांट कर सकते हैं। एक होता है हिमाचल हिमालय और दूसरा होता है क्या, कश्मीर हिमालय। एक होता है हमारा पंजाब हिमालय, दूसरा होता है हमारा क्या, कश्मीर हिमालय। तो आप ध्यान रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे। पंजाब हिमालय, हुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय क्षेत्र के आधार पर, ऊंचाई और उत्थान के आधार पर ग्रेट हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। ओके, इनके बीच का मैंने रीजन बता दिया कि एक पर्वत से अगर दूसरे पर्वत के बीच के जो मध्य का भाग क्या कहलाता, तो मैंने आपको वो बता दिया कि इंडस सांको सूचक जोन, एमसीटी मैन सेंट्रल थ्रस्ट, और एक है वो क्या, एमबीएफ मैन बाउंड्री फॉल। क्लियर है? ओके, तो ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, चलिए, तो ठीक है, ओके। यहां पे ये जो नेपाल के वाले ये जो हमारा सिक्किम वाला, ये जो हमारा नेपाल, यहाँ पे एक तिस्ता नदी निकलती, तिस्ता नदी, और ये जो हमारा है यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी के बीच वाला जो ये जो है ना नदी वाला बीच वाला हिस्सा जो है, यहाँ पे कौन सा, शिवालिक है। हाँ, एक बार ये सिंधु सतलज के बीच में पंजाब है ना, ये हमारा सतलज, और ये हमारा क्या नाम था यहाँ पे, तिस्ता के बीच वाला कुमायूं। ठीक है, यहाँ नेपाल वाला रीजन हो गया, और ये यहाँ पे तिस्ता के बीच में, और ये हमारे ब्रह्मपुत्र के बीच में शिवालिक। तीन पर्वत मैंने आपको बताया। ठीक है, ओके। ये असम वाले एरिया से जो निकलते हैं वो शिवालिक पर्वत कहलाता है। ठीक है, ओके। पंजाब बता दिया, हुमायूं बता दिया, नेपाल वाला रीजन तो है ही हमारा नेपाल, और ये असम हिमालय। चलिए, ठीक है। और आज की क्लास आई होप आपको समझ में आया, क्योंकि हमने एक एक चीज को बहुत ध्यान से डिस्कस किया है। कंफ्यूजन नहीं होना, ये एकदम क्षेत्र के आधार पर है, ये इनके ऊंचाई के आधार पर है, और कुछ नहीं। ठीक है, क्योंकि हमने हिमालय पर्वत को इतने भागों में बांट दिया। हिमालय पर्वत की हमने उत्पत्ति देख ली, हिमालय भारत का हमने देख लिया कि भाई कैसे कैसे इनका जन्म हुआ ना, कौन वैज्ञानिक वेदता थे, उनका क्या कहना था। ठीक है ना, बहुत कोई लॉजिक नहीं, बस समझना है कि बस कौन ने क्या कहा था और कैसे कैसे उन्होंने इसकी उत्पत्ति के बारे में बताया था, बस इतना ही। चलिए, ठीक है, आज के वीडियो में आप बने रहे, और आज के लेक्चर में आपने बहुत पेशेंस रखा, इसलिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। और मिलता हूं आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए विदा चाहूंगा। नमस्कार, धन्यवाद।